So well students, in the first lecture on the topic of heat, हमने ये जाना था कि heat जो है, I mean basically like thermal energy, right? कैसे जो है ये hot से जो है cold की तरफ जो है move करती है, राइट हमने ये भी देखा था कि हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क होता है जहां हीट जो है दैट्स लाइक द लेवल ऑफ एनर्जी प्रेजेंट लाइक थर्मल एनर्जी प्रेजेंट राइट टेम्परेचर इज अ पर्टिकुलर रीडिंग और पर्टिकुलर रीडिंग ऑन ए स्केल ऑफ दैट यू कैन से एनर्जी लेवल। तो ये टेम्परेचर और हीट में फर्क हो गया। फिर हमने ये भी देखा था कि इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल्स मौजूद है। सो फॉर एग्जांपल देयर इज लाइक द फारेनहाइट स्केल एंड देन देयर इज डिग्री सेल्सियस स्केल। ये भी हमने देखा। Later on we saw that how like a thermometer is a device that is used to measure this temperature, right? थर्मामीटर का यूज करके जो है हम इस टेम्परेचर को मेजर करते हैं। आगे बढ़ते हुए हमने जो है इन थर्मामीटर्स के दो डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा, which are लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो है एक थर्मामीटर जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका हम क्लिनिकल पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते और जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका जो है हम लेबोरेटरी पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। So well, we had many exciting knowledge or information coming in the previous lecture as well, and now we will move further. और इस वाले सेशन का जो है हमारा मेन फोकस होने वाला है कि किस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है। तो हम जो है हीट ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, हीट ट्रांसफर कब और कैसे होता है ये समझेंगे, राइट? हीट ट्रांसफर के क्या क्या जरिए हैं इनको जानेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बुक से। सो ओपन योर टेक्स्ट बुक नाउ। Now see, like heat is a form of energy which can flow from one body to another, and heat can also flow from one part of a body to other part of the body. Okay. Now the question is, what are the conditions under which heat can flow? किन परिस्थितियों में हीट जो है वो फ्लो कर सकती है। अब अगर आप जो है एक गर्म चाय के कप में लाइक सी यहाँ पर जैसे ये चाय का कप है, राइट? तो गर्म चाय के कप में अगर आप एक मेटल का चम्मच डालिएगा तो थोड़ी देर के बाद आप क्या देखिएगा कि चम्मच जो है वो भी गर्म होने लगा है। Now what is happening in this case is that some heat from the hot tea, okay, some heat from the hot tea is actually moving from the cold metallic spoon placed in it, right? Some heat from the hot tea flows to the cold metallic spoon placed in it, right? कुछ जो गर्मी है उस चाय की वो किधर चली जाती है, वो ट्रांसफर हो जाती है उस मेटेलिक स्पून में। तो ये जो प्रोसेस है जहां पर की हीट जो है वो चाय से इस स्पून की तरफ जो है जा रही है, मूव कर रही है, इसी को हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट जो है हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करेगा। सो फॉर एग्जांपल इन दिस केस टी जो है वो हॉट था और स्पून क्या था, कोल्ड था। तो किधर मूवमेंट होगा यहाँ पर हीट का, ये मूवमेंट जो होगा वो हॉट से कोल्ड की तरफ, यानी कि टी से जो है होगा ये स्पून की तरफ, राइट? तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हमेशा ये हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगा। नाउ ये जो ट्रांसफर है या फिर जो फ्लो ऑफ हीट है या ट्रांसफर ऑफ हीट है, ये तब तक चलता रहेगा जब दोनों ऑब्जेक्ट के बीच टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा। जैसे ही दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर एक जैसा हो गया, यानी कि अगर चाय और चम्मच दोनों का टेम्परेचर जब एक जैसा हो जाएगा, देन दिस ट्रांसफर ऑफ हीट विल स्टॉप। तब जो है ये हीट का ट्रांसफर जो है वो बंद हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, that heat will be transferred only when there is difference in temperature, and this transfer will stop when both the objects have the same temperature, right? Now there are like many ways in which this heat can be transferred. तीन मेन तरीके हैं, okay? One is conduction, second is convection, and then there is third that is called radiation, okay? तो ये तीन अलग तरीके हैं जिसके थ्रू जो है हीट का ट्रांसफर होता है, या हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ मूव करेगी या किसी बॉडी के अंदर ही जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जो है मूव करेगी।
Now, before we start talking about, how conduction or convection or radiation works, let us watch this video. ये वीडियो जो है वो काफी बढ़िया व्यू दे देगा कि किस तरीके से हीट का ट्रांसफर होता है. So let's start with it. Indu, what are you doing? Preeti, I'm going to melt some butter in the microwave to spread on the sandwiches that mom is about to make. Sounds delicious. But Indu, I have seen mom melting butter in a pan on the gas stove. Yes, Preeti, we can melt butter by any of the methods that help transfer heat to the butter. Oh, do tell me about these methods, Indu. The three main ways in which heat gets transferred from one substance to another are conduction, convection, and radiation. तो आप समझ गए यहाँ पर कि हीट के ट्रांसफर के तीन जो है प्रमुख जरिए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. नाउ इस वीडियो में आपको आगे जो है इन तीनों तरीकों के बारे में भी दिखाया जाएगा. तो लेट्स वॉच इट फर्दर. The butter in the pan melts due to conduction. Conduction is the method of heat transfer between solids that are in contact with each other. So conduction में हमने क्या देखा? Conduction involves heat transfer between two solids that are in contact with each other, right? जैसे कि ये पैन हो गया और पैन में क्या डाला था हमने? बटर. तो पैन भी सॉलिड और बटर भी सॉलिड है कि नहीं? तो इसके बीच जो हीट ट्रांसफर होगा इनिशियली दैट विल बी थ्रू कंडक्शन. Heat is transferred from a hot object to a cooler object. When we switch on the gas burner, the heat from the flames warms up the pan. First, the molecules of the pan near the fire gain thermal energy and start. तो बेसिकली जब आप गैस चूल्हे के ऊपर ही कोई बर्तन जैसे रखते हैं, जैसे कि इस केस में रखा गया है, तो गैस स्टोव पर जो आग जल रही है दैट्स आल्सो फॉर्म ऑफ लाइक रेडिएशन बेस्ड एनर्जी, थर्मल एनर्जी है ऑफ कोर्स ये. तो वो थर्मल एनर्जी जो गैस स्टोव से जलते हुए गैस से रिलीज हो रहा है, वो थर्मल एनर्जी किस में ट्रांसफर होता है? वो उस पैन में, उस बर्तन के बॉटम वाले हिस्से में ट्रांसफर होता है. उस एनर्जी की वजह से अब क्या होता है कि ये जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर मौजूद हैं, ये ग्रीन अभी ब्लू कलर से जिनको दिखाया गया है, ये मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे जो है ये वाइब्रेट करने लगेंगे. ओके, वाइब्रेट होने की वजह से क्या होगा? मतलब कि वो गर्म हो रहे हैं, उनका टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है. To vibrate rapidly on their own places. The vibrating molecules feel hot. These molecules then collide with the So बेसिकली जो है ये मॉलिक्यूल्स पहले जो है वो थर्मल एनर्जी रिसीव करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू करते हैं और अब वो गर्म, यानी कि अब वो गर्म फील करते हैं. फिर ग्रेजुअली जो है ये वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स जो है वो उस थर्मल एनर्जी को अगल बगल के दूसरे मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर करते हैं. अब चूंकि सॉलिड्स जो होते हैं इनमें मॉलिक्यूल्स बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसमें जो है ये हिलते हुए मॉलिक्यूल्स का एक से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफर करना आसान है, पॉसिबल है ना. तो इसलिए जो है कंडक्शन के थ्रू ग्रेजुअली क्या होगा? तो पूरे के पूरे पॉट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वाइब्रेट करने लगेंगे. adjacent colder molecules and Right. transfer some thermal energy and therefore heat to them. तो धीरे धीरे क्या हो गया? पूरा का पूरा बर्तन गर्म हो गया ना. इसीलिए ना जब आप कढ़ाई चढ़ाते हैं तब जो है अब तभी उसके हैंडल को छुइएगा तो हाथ नहीं जलेगा, लेकिन वही कढ़ाई अगर एक 1.5 घंटे से या आधे घंटे से या 20 मिनट से ही अगर चढ़ा हुआ है आग पे और तब अगर आप उसके मेटल वाले हैंडल को छू लीजिएगा तो आपका हाथ जल जाएगा. क्यों? क्योंकि ग्रेजुअली जो है पूरा का पूरा कढ़ाई गर्म हो चुका है कि नहीं? This process continues till all the molecules of the pan start vibrating and become hot. When any other object like butter is kept in the pan, the molecules of the pan transfer this thermal energy to the molecules of that object, thus heating it.
The transfer of energy takes place until both the objects reach the same temperature. तो बेसिकली जो है ये कढ़ाई और कढ़ाई से जो है बटर के बीच जो एनर्जी का ट्रांसफर चल रहा है, ये ट्रांसफर जो है तब तक चलेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता. ओके, जैसे ही दोनों का टेम्परेचर एक जैसा होगा, देन देयर विल बी नो फर्दर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी. What about convection, Indu? Does it also occur due to the vibration of molecules? No, Preeti. प्रीति जो है फिर आगे पूछती है कि क्या कन्वेक्शन जो है वो भी वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के थ्रू ही हीट या एनर्जी ट्रांसफर करता है? एंड द आंसर इज नो. कन्वेक्शन में जो है इट एक्चुअली इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू फ्लूइड्स लाइक लिक्विड एंड गैसेस बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड. यानी कि कंडक्शन में जो है मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर ही केवल वाइब्रेट करते हैं, हिलते रहते हैं, लेकिन कन्वेक्शन में जो है ये मॉलिक्यूल्स एक्चुअली मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह. By the movement of molecules of the fluid. How does that happen? Well, there is more space between the molecules of a इस इलस्ट्रेशन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहां सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, राइट, एक दूसरे से बिल्कुल जो है क्लोजली पैक्ड हैं. लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है थोड़ा थोड़ा गैप आ जाता है, राइट, सो द मॉलिक्यूल्स आर नॉट क्लोजली अटैच्ड विद ईच अदर. और गैसेस के केस में ये गैप जो है और ज्यादा बढ़ जाता है ना. तो इसलिए जो है जहां सॉलिड में वाइब्रेशन के थ्रू, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के थ्रू ही जो है एनर्जी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाएगा, लिक्विड के केस में सिंपल वाइब्रेशन से काम नहीं चलने वाला है, और गैस के केस में तो और नहीं चलने वाला है ना. इसीलिए जो है यहाँ पर कंडक्शन नहीं, यहाँ पर कन्वेक्शन की जरूरत पड़ती है. अब ये कन्वेक्शन कैसे काम करता है? liquid and gas in comparison to a solid. Yes. When a liquid is heated, its liquid molecules near the heat source gain thermal energy and start to move away from each other. This causes the liquid to expand, becoming less dense. So basically क्या होता है, लिक्विड का यही इलस्ट्रेशन आपको दिखाया गया है कि जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर चार जो है सिंबॉलिक रूप में चार मॉलिक्यूल को दिखाया गया है. ऑफ कोर्स इससे मिलियंस बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे कम ही पानी में. एनीवेज, तो क्या होगा कि हीट सोर्स के पास का जो वाटर मॉलिक्यूल होगा उसमें थर्मल एनर्जी जमा होगी, क्योंकि फ्लेम ने थर्मल एनर्जी ट्रांसफर किया बर्तन में, बर्तन से वो थर्मल एनर्जी किधर ट्रांसफर होगा? वाटर मॉलिक्यूल्स में ट्रांसफर होगा. तो जिन वाटर मॉलिक्यूल्स में वो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगा वो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे. तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो पानी जो है वो हिस्सा वो हल्का हो जाएगा, या कह सकते हैं उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी. तो जैसे ही किसी चीज की डेंसिटी कम होती है तो उसका वजन कम होता है, और जब वो वजन कम होगा तो वो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा. जैसा कि ये दोनों वाटर मॉलिक्यूल जो है अब ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जब ऊपर की तरफ जाएगा तो जो इससे भारी है वाटर मॉलिक्यूल वो क्या होगा? नीचे की तरफ आएगा, राइट. दिस इज हाउ कन्वेक्शन करंट स्टार्ट्स. As the less dense water is lighter, it moves upwards. The cooler and denser molecules from the surroundings rush to take their place and get heated. Also, the less dense water that has moved up will gradually cool and become dense again, and therefore come down. This process of hot liquid moving up and cold liquid moving down is called convection current. Convection currents are responsible for heating up of liquids and gases. देखिए, कन्वेक्शन करंट और इसकी वजह से जो गैसेस या लिक्विड्स हल्के होके ऊपर की तरफ जाते हैं और भारी वाला जो होता है वो नीचे की तरफ आता है, इसका जो है एप्लीकेशन आप बहुत जगह देख सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल जब भी आपके यहाँ पतीले में चावल वगैरह या दाल वगैरह बन रहा होता है तो वहां पर भी आप देखिएगा कि कुकिंग के टाइम में जब बॉयल होना शुरू होता है तो ऊपर जो है पानी जो है करंट की तरफ ऊपर की तरफ निकलता रहता है और साइड से पानी देखिएगा नीचे की तरफ जाता रहता है। तो वो भी जो है कन्वेक्शन करंट का ही एग्जाम्पल है, जो उबाल आने लगता है पानी में, है ना। इसके साथ ही जैसे कि कभी कभी आप जो है गर्म धुआं जो है उसको अगर एनवेलप में भर के छोड़िएगा या पॉलिथीन में तो वो जो है ऊपर की तरफ भागता है ना, और फिर थोड़ी देर के बाद जो है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। इवन इन दैट केस जो गर्म हवा होती है वो क्या होती है, हल्की होने की वजह से ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर जाते जाते जब उसका जो है टेम्परेचर कम होता है तो फिर वो नीचे की तरफ गिरने लगती है। ओके, सो दैट इज हाउ कन्वेक्शन करंट वर्क। What about heat from the sun? We surely don't touch the sun, so it can't be conduction. Is it due to convection? No. तो अब जो है पूछती है कि फिर सूरज की रोशनी का क्या, क्योंकि हम डायरेक्टली इसे टच नहीं करते तो कंडक्शन का तो सवाल नहीं उठता है। तो क्या ये कन्वेक्शन की वजह से हो रहा है? आपको क्या लगता है, क्या सूरज की गर्मी हम तक कन्वेक्शन की वजह से पहुंचती है? लेट्स सी। Preeti, convection requires a fluid medium, while most of the space between the Earth and Sun is mostly vacuum. Then how do we receive heat from the sun? It happens due to the third type of heat transfer that allows heat to move even through vacuum. It is called radiation. Heat energy from a heat source can also travel in the form of waves which do not need to vibrate or move any molecules. When these heat waves come in contact with any type of substance, they transfer thermal energy to the molecules, making them hot. So it means that radiation can travel only through vacuum? No. Radiation waves can also travel through material mediums, or else we would never ever feel the heat of the sun sitting inside our house. So Preeti, now you know all about the ways heat gets transferred. Okay. Yes, Sindhu. Now, Thanks a lot. Let's see if you have understood it. When a cheese in a pan is put on a gas, it melts down due to which phenomena of heat transfer? चलिए मैं गेस करता हूँ कंडक्शन। आपने क्या गेस किया? सोचिए जरा। Okay, so let's try the next question now. Which currents are responsible for heating up of liquids and gases? Okay, my guess is convection currents. आपको क्या लगता है? Now let's compare our answers. Well, I got both my answers correct. आपका कितना करेक्ट रहा है इसमें? Yeah, I hope आपका भी पूरा का पूरा करेक्ट रहा होगा। Let's move on now. तो हमने क्या देखा कि हीट का ट्रांसफर जो है वो तीन तरीके से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड देन रेडिएशन, राइट। तीनों में से किसी भी तरीके से हीट जो है वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जा सकती है। अब हीट जो है सॉलिड्स में जो है हीट का ट्रांसफर वो कंडक्शन के थ्रू होता है। इसके लिए जो है आप इस एक्टिविटी 4 को परफॉर्म करके देख सकते हैं। यू कैन टेक योर टीचर्स हेल्प टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी इन द स्कूल लैब। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस हमने ये देखा कि कंडक्शन जो है वो मेनली किस में होता है? सॉलिड में होता है, राइट। तो सॉलिड में जो ये कंडक्शन होता है तो उसके बेसिस पर या उससे रिलेटेड अब एक और टॉपिक आता है हमारे सामने, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ओके, कि कंडक्शन तो चलिए ठीक है सॉलिड में होता है, लेकिन क्या सभी सॉलिड जो है उनसे बराबर कंडक्शन होता है? क्या सभी सॉलिड से होकर जो है हीट का ट्रांसफर एक ही रेट में होता है? ऐसा नहीं है। ओके, ये तो तय है दैट ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड्स, दिस मच इज ट्रू। लेकिन कि कितना ज्यादा कंडक्शन होता है, कितनी आसानी से हीट का ट्रांसफर होता है मटेरियल के थ्रू, बेस्ड ऑन दैट द मैटर आर और मटेरियल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो वो मटेरियल which allow heat to pass through them easily are known as good conductors,
या फिर सिंपली कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, वो मटेरियल जिनसे कि हीट जो है वो आसानी से पास कर जाता है, लाइक मेटल वगैरह सब, तो वो कहलाएंगे गुड कंडक्टर्स या फिर कंडक्टर्स ऑफ हीट। Now the materials which do not allow heat to pass through them easily are known as poor conductors of heat. वो मटेरियल जो कि अपने से होकर हीट को आसानी से नहीं पास होने देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? They are called poor conductors of heat. और ये जो poor conductors of heats हैं, इन्हें ही जो है insulators भी कहते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं या उनके alloys हैं, ये सब गुड कंडक्टर्स हैं। इनफैक्ट सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब तो बेस्ट कंडक्टर्स हैं हीट के। ओके, दीज आर द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऑन द अदर हैंड लाइक प्लास्टिक, वुड, पेपर, ग्लास, कॉर्क, सॉडस्ट, ये सारे जो हैं वो इंसुलेटर्स होते हैं। सो बेसिकली लाइक एक वो सारे मटेरियल्स, लाइक लिक्विड जो है, लिक्विड इज एक्चुअली अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, जितना सॉलिड जितना कंडक्ट करेगा हीट को, उससे कम जो है हीट को कंडक्ट करने का काम करेगा लिक्विड। ओके, तो फॉर एग्जांपल लकड़ी का जो आपका बेड है, वो भी जितनी तेजी में गर्म होगा, शायद पानी जो है उससे कम जो है कंडक्ट करे हीट को। नेक्स्ट इज लाइक गैसेस। गैसेस जो है वो तो हीट के सबसे बुरे कंडक्टर्स होते हैं। आपने देखा सॉलिड्स के अंदर भी जो है फिर गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स होंगे, यानी कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स होंगे। और फिर जो है इसके बाद लिक्विड जो है वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट होंगे, और गैसेस जो है वो सबसे पुअर कंडक्टर होंगे हीट के। नाउ ऑल मटेरियल्स हैविंग ट्रैप्ड एयर इन देम आर एक्सीलेंट इंसुलेटर्स। तो इसीलिए वो सारे मटेरियल जिनमें की हवा भरी रहती है, जिनमें की हवा फंसी रहती है अंदर में, वो जो है काफी अच्छे इंसुलेटर का काम करते हैं। दे आर एक्सीलेंट इंसुलेटर्स। ओके, सो हमने क्या देखा अभी तक? दैट देयर आर materials called that allow easy passage of heat through them, these are called conductors, and then those that do not allow heat to pass through them easily, these are called insulators. अब यहाँ पर जो है यही एक इस एक्टिविटी 5 के थ्रू जो है आप ये देख सकते हैं कि एयर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। Okay, so I will encourage you to perform this activity on your own in your school lab, of course like in your teacher's supervision. ओके, आगे अब हम बात करेंगे कि ये जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में हमने समझा, तो इस नॉलेज का या इस तरह के मटेरियल का काम क्या है? तो एक सिंपल बात बताइए कि बर्तन, खाना बनाने का बर्तन है ना, तो उसमें आप क्या करते हैं कि बर्तन को आग पे चढ़ाते हैं और फिर उस बर्तन में आप सामान पकाते हैं, है कि नहीं? यही ना काम हो गया। तो अब ये जो आप खाना बनाने के लिए बर्तन को आग पर चढ़ाएंगे, तो चूल्हे के फ्लेम का हीट जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए ना अंदर के सामान में, तभी ना कुकिंग का प्रोसेस होगा। तो इसलिए जो है यूटेंसिल जो है वो मेटल या मेटल अलॉय का बना होगा, जो कि हीट का गुड कंडक्टर होगा, ताकि वो जो है तेजी में जो है गैस स्टोव से हीट को जो है उस फूड तक जो है ट्रांसफर कर सके जो इस बर्तन के अंदर पकाया जा रहा है। लेकिन इसी बर्तन का जो हैंडल होगा, ये हैंडल जो है आपको बार बार पकड़ना पड़ सकता है। तो अगर हैंडल गर्म हो गया और उसको आपने छू लिया तो आपका हाथ जल जाएगा। तो इसीलिए जो है इसका हैंडल जो है वो इंसुलेटर से बना होगा, जैसे कि प्लास्टिक या फिर वुड के इंसुलेटर से बना होगा। तो इससे क्या होगा कि ये बर्तन तो पूरा गर्म होगा, लेकिन ये जो पार्ट है ये पार्ट गर्म नहीं होगा। तो आप इसको पकड़िएगा भी तो आपका हाथ नहीं जलेगा, है ना। ऐसे ही जो है कंडक्टर के प्रॉपर्टी के बेसिस पर ही मर्क्यूरी जो है इट इज यूज्ड इन थर्मामीटर्स। मर्क्यूरी का यूज जो थर्मामीटर में होता है वो भी इसी बेसिस पर होता है दैट इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। विंटर के डेज में वुलन क्लोथ्स जो है वो हमें गर्म रखते हैं। क्यों? क्योंकि वूल जो है वो हीट का पुअर कंडक्टर है, तो ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को जो है बाहर के सराउंडिंग में रिलीज नहीं होने देता है। वुलन क्लोथ्स में जो एयर ट्रैप होता है वो और बढ़िया इंसुलेटर का काम करता है और वो हीट ट्रांसफर को और रोकता है। तो इस तरीके से वुलन ब्लैंकेट जो होते हैं वो भी हमें विंटर नाइट में जो है हॉट वार्म रखते हैं। Now, through activity 6, you can actually find out how heat is conducted differently in different materials. ये भी बहुत ये बेसिक जो है कह सकते हैं कि एक्टिविटी है। This is something you can perform at your home as well under parent supervision, है ना। आप क्या करिए कि एक जो है गर्म पानी एक मग में ले लीजिए और उसमें जो है एक स्टील का स्पून, एक पेंसिल, एक मीटर रूलर, ग्लास का रॉड, पीस ऑफ वूल, वुडन स्केल, सबको बारी बारी उसमें कुछ देर के लिए डुबा के देख लीजिए आप, है ना।
आई थिंक जब आप उसको निकालिएगा तब ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि क्या उसका अगला एंड जो है वो गर्म होता है कि नहीं होता है। अगर जो छोर आपने पानी में डाला है 5-7 मिनट के बाद अगर दूसरा छोर उसका भी गर्म हो गया तब तो वो कंडक्टर है, अगर दूसरा छोर गर्म नहीं हुआ तब वो कंडक्टर नहीं है, बात खत्म है, राइट। नेक्स्ट इज कन्वेक्शन। तो कंडक्शन तो आप समझ गए। कन्वेक्शन क्या होता है? तो कन्वेक्शन रेफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट्स ऑफ अ लिक्विड और गैस to its colder parts due to the actual movement of the particles of liquid or gas itself. Okay? तो ये जो है कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें कि लिक्विड बेसिकली वाइब्रेशन नहीं, एक्चुअली जो है लिक्विड का ही लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का जो होते हैं वो लिक्विड के मूवमेंट मॉलिक्यूल्स ही मूव करने लगते हैं। लेट्स चेक आउट दिस एक्टिविटी एनिमेशन to see how this can be tested through an activity as well. Lab conditions में भी कैसे इसको चेक किया जा सकता है। Welcome to the Science Lab. Have you ever wondered why water bubbles rise upwards in a pan of boiling water? This is because when the burner is turned on, heat is transferred first by conduction from the bottom of the pan to the water. The heat transfer in water then takes place through convection. Water bubbles are actually local regions of hot water that circulate in the liquid to transfer heat. Conduction and convection are two modes of heat transfer. Conduction generally happens in solids, where the molecules of the substance remain close to each other, while convection happens mostly in liquids and gases, where the molecules of the substance remain far apart. Through this experiment, we are going to see convection in detail. Since it is relatively easier to see convection in liquids, we are going to use water and add a tracer to it to see the movement of the water molecules. The apparatus and materials that you require to perform this experiment are a 500 milliliter beaker, some water, crystals of potassium permanganate, Bunsen burner, tripod stand, and a wire gauge. Let's get started. Take a 500 milliliter beaker and fill it half with water. Drop some crystals of potassium permanganate into the beaker filled with water. Then, take a tripod stand and place the wire gauge over it. Place the lighted Bunsen burner under the tripod stand. Now, place the beaker on the tripod stand for heating. What do you observe? You see pink colored solution rising up in the beaker and then coming down, touching the walls of the beaker. Why does it happen? The potassium permanganate crystals settle at the bottom of the beaker. When heated, the crystals impart their pink color to the water molecules, and the water molecules begin to move away from each other at the base of the beaker, due to which they become less dense and start moving upwards. The colder water molecules, being heavier, move down to take their place. The lighter water molecules on the surface then start moving outward where it meets the cold edge of the container. On meeting, the molecules cool down and become less dense. These molecules then sink towards the bottom of the container. The overall effect of the heat transfer. So basically जो है आप इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू यही देख रहे हैं कि जब पोटेशियम परमैंगनेट जब गर्म करते हैं इस बीकर को हम, तो पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो जो है बेस वाले वाटर में जो है पिंक कलर जो है रिलीज करता है, और ये कलर्ड वाटर मॉलिक्यूल्स जो बेस में है ये धीरे धीरे जो है लेस डेंस होने लगता है गर्म होने पर, और ये ऊपर की तरफ उठने लगा था, राइट। और बाद में जो है क्या होता है कि जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो वो अपने ऑफ कोर्स लाइक जो आसपास के पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें थोड़ा थोड़ा वो हीट उसका जो है वो बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो इसलिए ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली थोड़ा ठंडा हो जाएगा। जो अगल बगल का जो पानी होगा वो ज्यादा जो है अभी डेंस होगा तो वो जो है नीचे आएगा, फिर वो पानी गर्म होकर ऊपर जाएगा, और तब तक में ये जो पानी ऊपर गया था वो घूम के नीचे की तरफ आ जाएगा। यही देखा ना आपने इस प्रोसेस में। Can be seen through the path of the pink solution. This transfer of heat
due to the actual movement of the heated molecules is... So like these moving molecules that you show in this animation, यही जो है convection current का example है कि जो फायर सोर्स के या हीट सोर्स के पास का जो मॉलिक्यूल होगा वो गर्म होके ऊपर की तरफ जाएगा और ऊपर जाके फिर वो ठंडा जब होगा तो नीचे की तरफ फिर वो आएगा, और ये जो गर्म और ठंडा जो करंट का ये चलता रहता है, दिस इज द कन्वेक्शन करंट। इसी प्रोसेस के थ्रू जो है पूरे लिक्विड या गैस में जो है हीट का ट्रांसफर होगा। is convection. You have now successfully completed this experiment. तो आप समझ गए कि इन एक्टिविटीज के थ्रू जो है कैसे कन्वेक्शन जो है वो पूरा होता है, या कन्वेक्शन करंट की अंडरस्टैंडिंग हम कैसे जो है अपने सॉलिडिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है कि वाटर और एयर जो है ये चूंकि पुअर कंडक्टर्स हैं और ये कंडक्शन के थ्रू हीट नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इसलिए जो है कन्वेक्शन के थ्रू ही इनके पास हीट ट्रांसफर करने का ऑप्शन होता है, राइट। और ये कन्वेक्शन का प्रोसेस इसलिए पॉसिबल है क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स या इनके पार्टिकल्स जो है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन ये सॉलिड में नहीं हो सकता है कन्वेक्शन। रीजन क्या है कि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने क्लोजली पैक्ड होते हैं कि बेचारे अपनी मर्जी से इधर उधर कूद ही नहीं सकते हैं। ओके, now there is another activity like that you can perform under adult supervision, जिसके थ्रू आप ये प्रूव कर सकते हैं कि एयर जो है कभी भी जो है you can say that अपवर्ड डायरेक्शन में ही जो है हीट को ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए आप क्या करिएगा कि एक जो है जला हुआ कैंडल लीजिए, इसे टेबल पर फिक्स करिए और एक हाथ जो है इसके ऊपर रखिए और दूसरे को जो है साइड में रखिए। आप देखिएगा क्या कि जो फ्लेम के ऊपर जो हाथ है वो गर्म महसूस करता है, लेकिन जो हाथ साइड में है, यानी कि एक ऊपर है एक साइड में है ना, तो ऊपर वाला जो है उसमें गर्मी लगेगी, लेकिन जो साइड वाला पाम है उसमें गर्मी नहीं लगेगी। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब फ्लेम के ऊपर की हवा जो है जब वो गर्म होती है तो वो हल्की होकर ऊपर की तरफ जाती है, और जो ऊपर की ठंडी हवा होती है वो नीचे आती है और उस गर्म हवा की जगह ले लेती है। फिर ये ठंडी हवा गर्म होकर ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर जो ठंडी हवा हो जाती है वो नीचे की तरफ आती है, और एक तरीके से ये कन्वेक्शन करंट जो है वो ऊपर की तरफ चलता रहता है और हीट जो है वो अपवर्ड ट्रांसफर होता है। एक रूम हीटर की कहानी यही है कि एक रूम हीटर हीट्स एयर इन ए रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट्स इन द एयर। रूम हीटर भी जो होता है वो भी क्या करता है, तो वो हवा में कन्वेक्शन करंट्स क्रिएट करके जो है रूम को गर्म करता है। Now convection currents play an important role in the formation of interesting natural phenomena like sea breeze and land breeze in the coastal regions. ये जो convection currents हैं ये इनकी वजह से ही जो है समुद्र से जो जमीन की तरफ हवा आती है और जमीन से जो समुद्र की तरफ हवा जाती है कोस्टल रीजन्स में, जैसे कि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज कहते हैं, इसके फॉर्मेशन में ये बड़ा रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है सी ब्रिज का कि ड्यूरिंग द डे टाइम when the sun shines the land gets heated much quicker than the sea water. दिन के समय में जब सूरज चमकता रहता है तो जमीन जो है वो समुद्र के पानी की तुलना में ज्यादा तेजी में गर्म होता है। Now the hot air above the land rises upwards and cooler air from over the sea moves towards the land in the form of a cool breeze. Right? So दिन के टाइम में क्या हुआ, जमीन जल्दी गर्म हुई तो इसके ऊपर की हवा जो है वो भी गर्म होगी, वो हवा गर्म होकर कहां चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, राइट। वो जब ऊपर की तरफ जाएगी तो यहां पर जगह खाली होगी, तो समुद्र की तरफ से ठंडी हवा जो है वो इस तरफ बढ़ेगी, है ना, और यही जो है क्या कहलाएगा, सी ब्रिज। दूसरी तरफ लैंड ब्रिज में क्या होता है, तो रात के समय में जो है जो गर्म जमीन जो होती है वो ज्यादा तेजी में जो है ठंडी होती है। ओके, ये जो ज्यादा तेजी में ठंडी होती है जमीन, तो ऐसे, और समुद्र का पानी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होगा, तो ऐसे में क्या होगा कि जो सी वाटर के ऊपर का जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ उठेगा, और ऐसे में जमीन पर से जो ठंडी हवा है वो समुद्र की तरफ बहने लगती है। तो ये जो लैंड से सी की तरफ जो हवा बहती है, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज, राइट। तो सी ब्रीज हमेशा दिन के समय में और लैंड ब्रीज जो है वो हमेशा सिर्फ रात के समय में होती है। तो चलिए हम लोगों ने जो है कंडक्शन देखा, कन्वेक्शन देखा,
और अब रेडिएशन देखते हैं फाइनली. नाउ रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी बाय मींस ऑफ हीट रेज. ओके, रेज के थ्रू जो है, किरणों के थ्रू जो हीट का ट्रांसफर होता है बिना किसी जो है मटेरियल मीडियम के रिक्वायरमेंट के, इसे हम कहते हैं रेडिएशन. Okay, now the heat transferred by radiation is called radiant heat or thermal radiation. Okay, radiation के फॉर्म में जो हीट ट्रांसफर होता है इसे जो है रेडिएंट हीट या फिर थर्मल रेडिएशन कहते हैं. Okay, so heat, like every hot object gives out invisible heat rays in all directions. कोई भी गर्म चीज जो होगा ना वो सभी दिशा में ये इनविजिबल हीट रेज रिलीज करता है. ओके, हीट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. सूरज की भी जो गर्मी आती है धरती पर वो भी जो है रेडिएशन के प्रोसेस से ही आती है. नाउ द सन इज एक्सट्रीमली हॉट एंड एमिट्स हीट रेज इन ऑल डायरेक्शंस. सन जो है ये एक्सट्रीमली हॉट है. एक्सट्रीमली हॉट मतलब काफी ज्यादा गर्म है. तो ये सभी दिशाओं में, सभी डायरेक्शंस में जो है ये हीट रेज रिलीज करता है, एमिट करता है. ओके, नाउ these heat rays travel through vacuum between the sun and the earth at a very high speed and reach the surface of the earth. ये हीट रेज जो है वो सन और अर्थ के बीच में जो मोटा मोटी वैक्यूम है स्पेस का, उसके थ्रू बड़ी तेजी में जो है ये ट्रेवल करते हैं और अर्थ के सरफेस तक पहुंचते हैं. नाउ ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ रिसीव हीट एनर्जी एंड गेट हीटेड. अब अर्थ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सब वही हीट एनर्जी रिसीव करते हैं और गर्म हो जाते हैं. नाउ द इनविजिबल हीट रेज व्हिच ट्रांसफर हीट बाय रेडिएशन आर कॉल्ड इंफ्रारेड रेज. ओके, तो जो ये इनविजिबल जो हीट रेज होते हैं जो कि हीट का ट्रांसफर करते हैं रेडिएशन के थ्रू, इन्हें हम कहते हैं इंफ्रारेड रेज. सो याद रखने की बात हो गई है, राइट. सो इसी सन से जो है इंफ्रारेड रेज जो है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएंगे और अर्थ को गर्म करेंगे. नाउ देयर आर like absorbers and emitters of heat radiations. Okay, now the amount of heat absorbed or emitted by an object depends on its color. ये रेडिएशन बेस्ड जो हीट होता है तो इसको जो है कितना हीट इसमें से एब्जॉर्ब होगा और कितना जो है वो रिलीज हो जाएगा, निकल जाएगा, ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के कलर पर. नाउ ऑब्जेक्ट्स हैविंग डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट रेडिएशन देन ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइट कलर्स. यानी कि गहरे रंग के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा हीट रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं कंपेयर टू वो ऑब्जेक्ट्स जिनका कि हल्का रंग होता है. इसीलिए आप देखते हैं ना कि गर्मी के टाइम में लोग हल्के कलर का कपड़ा पहनते हैं ताकि कम हीट एब्जॉर्ब करे वो, है ना, और कम गर्मी लगे. अ ब्लैक ऑब्जेक्ट इज अ गुड एब्जॉर्बर एंड अ बैड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट रेडिएशन. काला जो कोई भी कलर, काला कलर का कोई भी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो जो है हीट का बढ़िया एब्जॉर्बर होगा, यानी कि वो हीट को बढ़िया से एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन उस हीट रेडिएशन को वो बहुत बुरा ही रिफ्लेक्ट कर पाएगा, यानी कि वो हीट को रिफ्लेक्ट कम कर पाएगा और एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा. ऑन द अदर हैंड अ व्हाइट ऑब्जेक्ट इज अ पुअर एब्जॉर्बर एंड अ गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट रेडिएशन. कोई व्हाइट ऑब्जेक्ट जो होगा वो एब्जॉर्ब कम कर पाएगा और रिफ्लेक्ट बढ़िया कर पाएगा हीट रेडिएशन को. तो इसीलिए जो है लोग जो है सफेद या लाइट कलर्ड कपड़ा जो है वो समर में पहनते हैं जो कि सन से जो है कम हीट एब्जॉर्ब करेगा, और व्हाइट क्लोथ जो है ज्यादातर हीट जो है वो सन का रिफ्लेक्ट कर देता है, राइट. ओके, तो बेसिकली गर्मी में जो है आप हल्के कलर का कपड़ा पहनिएगा और सर्दी में जो है आप डार्क कलर का कपड़ा पहनिएगा, राइट. तो यहाँ पर जो ये एक और स्टडी है जिसके थ्रू आप ये चेक कर सकते हैं कि कितना हीट जो है वो एब्जॉर्ब या एमिट किया जाता है रेडिएशन की वजह से. ओके, सो यू कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी टू चेक how like color affects the amount of heat radiation being absorbed or emitted by an object, right. और इसका एप्लीकेशन तो आप जान ही गए. So
कंक्लूजन इस एक्टिविटी का हो गया। अब आगे जो है हम लोग फिर जो है एक और कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि थर्मस फ्लास्क कैसे काम करता है और कैसे जो है हीट के लॉस का प्रिवेंशन होता है। बट वी विल बी कवरिंग दिस आइडिया, आई थिंक लेट्स जस्ट टेक 5 मिनट्स टू डिस्कस दिस एज वेल। आप लोग के यहाँ पर जो है थर्मस का यूज होता होगा अक्सर। ओके, थर्मस में आपने देखा होगा कि गर्म पानी अगर रखिएगा तो वो गर्म ही रहेगा काफी देर तक, और ठंडा अगर रखिएगा तो वो ठंडा ही रहेगा। डिपेंड करेगा कि आपने गर्म पानी डाला या ठंडा डाला था। तो तीनों जो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों को थर्मस फ्लास्क में मिनिमाइज किया जाता है। अब देखिए, जो आउटर कवरिंग होता है थर्मस फ्लास्क का, इट इज मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल विच मिनिमाइजेज हीट लॉस बाय कंडक्शन। जो बाहर वाला कवरिंग जो होगा, ये बाहर वाला कवरिंग देख रहे हैं ग्रीन कलर का, तो ये जो है इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होगा जो कि कंडक्शन के थ्रू हीट लॉस को मिनिमाइज करेगा। इनर जार जो है, अंदर वाला जो ये बर्तन देख रहे हैं जार, ये जो है डबल ग्लास या स्टेनलेस स्टील का बना होगा और इन दोनों के बीच में वैक्यूम होगा। आउटर और इनर जार यानी कि ये ग्रीन वाला और अंदर जो व्हाइट वाला है, दोनों के बीच में वैक्यूम क्रिएट करता है। तो वैक्यूम होने की वजह से कन्वेक्शन की वजह से जो है हीट, कन्वेक्शन के फॉर्म में हीट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ओके, और जो आउटर सरफेस होगा मास्क फ्लास्क का, वो हाईली रिफ्लेक्टिव होगा। तो इसकी वजह से ये क्या करेगा, तो ये रेडिएशन की वजह से होने वाले हीट लॉस को भी मिनिमाइज करेगा। ओके, नाउ इन केस द इनर जार ऑफ द थर्मस इज मेड ऑफ डबल ग्लास, द इनर सरफेस ऑफ द ग्लास jar is mirrored which reflects all heat radiation, thus it minimizes the heat loss due to radiation। अगर डबल ग्लास से अगर बना होता है इनर जार, ये अंदर वाला जार अगर डबल ग्लास से बना होता है, तो इसमें भी जो है इनर सरफेस जो होता है ग्लास का, वो मिरर होता है। तो इस वजह से क्या होगा कि रेडिएशन के फॉर्म में भी कोई हीट अगर बाहर निकलना चाहेगा तो ये उसको भी रिफ्लेक्ट करके अंदर ही रख लेगा। तो इस तरीके से थर्मस जो है वो काम करता है। आप लोग समझ गए अब? गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एन इको सोल्जर। Now summers can be like very hot, इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में, और लोग जो है एक अलग अलग तरीका इसमें अपनाते हैं घर को ठंडा रखने के लिए, जैसे कि खस का बना हुआ पर्दा या फिर जो है घर के छप्पर पर पानी डाल के। तेलंगाना कूल रूफ प्रोग्राम जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, जिसमें कि कुछ ओल्ड और मॉडर्न टेक्निक्स को साथ में यूज करके जो है घर के अंदर के टेम्परेचर को जो है कम रखा जाता है। तो इससे क्या होगा कि एसी कूलर वगैरह सब का खर्चा जो है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रोग्राम में जो है छत जो होता है उसके ऊपर लाइम प्लास्टर की कोटिंग डाल दी जाती है। तो ये कूल रूफ जो होते हैं वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, कम जो है हीट एब्जॉर्ब करते हैं। और तेलंगाना गवर्नमेंट के रिपोर्ट के मुताबिक कूल रूफ जो है वो इंडोर टेम्परेचर को 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक जो है घटा सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है एनर्जी सेव करने में जो है काफी मदद मिलती है। चलिए हम लोग क्विकली एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा कि हीट इज डिफरेंट, राइट? हीट इज बेसिकली थर्मल एनर्जी, राइट? ऑब्जेक्ट्स कैन बी हॉट और कोल्ड। नाउ द मेजर ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो अलग अलग स्केल्स पर मेजर किया जाता है, सेल्सियस और फारेनहाइट पर, और इस मेजरमेंट के लिए थर्मोमीटर का यूज होता है। दो तरह के जो थर्मोमीटर है, क्लिनिकल थर्मोमीटर एंड लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हीट के ट्रांसफर का जो है 3 मोड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन जिसकी वजह से जो है हम लोग कंडक्टर्स और इंसुलेटर का फेनोमेना देखते हैं। कन्वेक्शन जिसकी वजह से जो है सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्रिएट होता है। और रेडिएशन जहां पर कि 2 की कॉन्सेप्ट्स थे, एब्जॉर्बर्स और एमिटर्स के। So that brings us to the end of this chapter, really long one as well, but I hope that you learned a lot about heat and phenomena associated with it, right? Thank you.